हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडीज़ बडी में। आइए शुरुआत करते हैं बिहार सुधार रैली यानी कॉम्फेड के लिए जीके जीएस के मॉक टेस्ट 14 का। जी हाँ दोस्तों, ये 14वां मॉक टेस्ट है। बाकी के 13 मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। आइए फिलहाल शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो इस पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो हमको बताना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दूसरा कि जायर जो बोल्सोनारो थे किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो जायर बोल्सोनारो जो हैं वो हमारे ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं और इन्हें जो है हमारे गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की इस स्थिति की वजह से ये नहीं आ पाए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये जानकारी दी भी गई है कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो 26 जनवरी 2020 की गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, लेकिन आ नहीं पाए थे क्योंकि मैंने बताया आपको रीज़न कोरोना की इस महामारी की वजह से ये इनका आना कैंसिल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ब्रिटेन द्वारा जारी ईआईयू लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की स्थिति कौन सी है। तो लोकतंत्र इंडेक्स 2020 यानी कि लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की जो स्थिति है वो है आपकी 51वीं। ठीक है, 51वें स्थिति जो है भारत की है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 167 देशों के आकलन में भारत का स्थान 51वां रहा, जिसमें प्रथम स्थान नॉर्वे, दूसरा स्थान आइसलैंड और तीसरा स्थान स्वीडन का रहा। ठीक है, अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का 167वां रहा। ठीक है, और यहीं पे थोड़ा सा मैं और बात कर लूँ तो 153वां स्थान आपका चीन का रहा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं चौथा कि लोकसभा में किसी धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। किसी धन विधेयक को यहाँ पे लोकसभा में किसी विधेयक होना चाहिए, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है ये आपको बताना है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो ये प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मोनाल मोनाल किस देश की राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ पे आपको बताना है राष्ट्रीय पक्षी है ये एक, जिसका नाम मोनाल है। तो ये किस देश की राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये जो है नेपाल की राष्ट्रीय पक्षी है। आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, तो इससे क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ये आपको बताना है निम्नलिखित में से। ये देखिएगा कि जो ऑप्शंस दिए हैं आपको इसी में से पूछ रहा है। तो यहाँ पे झरिया जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये जो है कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है गाइस, मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जीके जीएस का, क्या आपको ये सब इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं आपको एग्जाम के लिए, या फिर अगर ऐसी कोई बात हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। कल आपका एग्ज़ाम है, आप लोग अच्छे से माइंड को रेस्ट दीजिए आज, और कल आप एग्ज़ाम देने जाइए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए आप लोग। आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा कभी भी, क्योंकि अक्सर प्रेशर जब लेते हैं तो गलतियाँ ही होती हैं, सही कुछ नहीं होता है। तो प्रेशर को अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए और खुशी से एग्ज़ाम दीजिए। जो आता है उतना ही कीजिए, ज़्यादा रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 है। ठीक है, तो आप लोग, मैं इतना ही कहूँगा आपके एग्ज़ाम के लिए कि आप लोग प्रेशर मत लीजिएगा बिल्कुल भी। फ्री माइंड से जाइएगा, फ्री माइंड से एग्ज़ाम दीजिएगा। जितना आता है उतना ही कोशिश कीजिएगा कि मैं करके आऊँ, और जितना आप करें वो कोशिश कीजिएगा कि मैं सही करूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल। सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से लगाए जाने वाले आपातकाल से है। आपातकाल आप लोग जानते हैं कि 352 से 356 तक है। तो यहाँ पे 352 से 356 तक आपातकाल है, लेकिन बाहरी युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से लगाए जाने वाले आपातकाल को क्या कहते हैं, तो ये जो हो जाएगा 352 में हो जाएगा। ठीक है, हमारा आपातकाल कितना तक है, 352 से 356 तक आपातकाल है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1025 से 26 ईस्वी के ईस्वी में
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? 1025 से 26 ईस्वी के समय में सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने कहा था? तो मोहम्मद गौरी ने किया था। मोहम्मद गौरी ने किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उस समय वहाँ का शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो उस समय वहाँ का शासन भीम प्रथम था। वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम था। आप लोग ध्यान रखिएगा, भीम प्रथम आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? मनुष्य की जो पसलियों की संख्या होती है वो कितनी जोड़ी होती है, ये आपको बताना है। तो ये 12 जोड़ी होती है। आपकी मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 51 का संबंध हमारा मौलिक कर्तव्यों से है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश दिया जाता है? तो ग्राम पंचायत को गठित करने का उद्देश्य किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 40। ठीक है। अनुच्छेद 40 के द्वारा ग्राम पंचायत के गठन करने का दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 40। और 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति जब कहा दिया तो राष्ट्रपति तो खुद सर्वोच्च हो गया है, तो इसका कौन करेगा? तो इसका सर्वोच्च न्यायालय करेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। ठीक है, विवादों को सुलझाया जाता है। आगे देखते हैं। 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वैश्विक दर्शक के संस्थापक माने जाते हैं? तो जो वैशेषिक दर्शन है, जो वैश्विक दर्शन होगा यहाँ पे, वैश्विक दर्शन के संस्थापक जिन्हें हम मानते हैं वो है आपके कणाद। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कणाद को हम वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक या फिर संपादक माने जाते हैं या फिर संस्थापक माने जाते हैं। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग की मुखौटा नृत्य का संबंध, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य हमारा जो है कथकली से संबंधित है। और कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का नृत्य है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कथकली कहाँ का है? केरल का है, ये भी ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम आपका कहाँ का है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु का है। और उड़ीसी आपका उड़ीसा का है, उड़ीसी आपका उड़ीसा का है। और यहाँ पे कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं यहीं पे कि कैमेटोग्राफी, जो क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? तो क्रोमेटोग्राफी जो होता है पदार्थ के मिश्रण की सही मात्रा बताने में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग होता है। ठीक है, पदार्थ के सॉरी यहाँ पे मिश्रण में पदार्थ को अलग अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग होता है। किसमें होता है? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है क्रोमेटोग्राफी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगी, पोटेशियम। ठीक है, अधिक क्रियाशील होगी, कौन होगी? पोटेशियम। यहाँ पे अगर जेन्युइनली बात करें तो चांदी जो होता है वो सबसे होता है, चांदी जो होता है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु होता है। तो यहाँ पे चांदी नहीं दिया गया है, इसलिए पोटेशियम करेक्ट आंसर होगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राणी जगत का जो ग्रुप है उसे दिया गया है, जैसे एनिलिडा हो गया, मलास्का हो गया, ये सब आर्थ्रोपोडा हो गया, नेडेरिया हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा है। ये समूह है जीवों का जिसमें आपको दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि जो जैसे कि कैटरपिलर है वो किस समूह का प्राणी है? तो आर्थ्रोपोडा, ऐसे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जनजाति आर्थ्रोपोडा के ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि लॉर्ड रिपन का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लॉर्ड रिपन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है उन्हें। यहाँ पे मैं सारी बातें बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे स्थानीय स्वशासन का जनक तो लॉर्ड रिपन को कहा ही जाता है, ये तो बिल्कुल सही है आपका।
लॉर्ड रिपन के काल में सर्वप्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में हुई थी, तो ये भी सही है दोस्तों। और उन्होंने बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, तो ये गलत है। स्थायी बंदोबस्त बिहार बंगाल में इन्होंने लागू नहीं किया था, इन्होंने लागू नहीं किया था। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, 3 जो है हमारा गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बुक्सा जो देख सकते हैं काफी फेमस है। बुक्सा बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल से स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक्सा या फिर बक्सा आप लोग याद रख सकते हैं कि बक्सा जो है पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि बुक्सा बांध परियोजना जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बुक्सा बांध परियोजना दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे 1992 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी दिया गया है। जय दोस्तों, ये बुक्सा बांध परियोजना और बुक्सा नेशनल आपका पार्क भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बुक्सा जो भी बुक्सा से संबंधित होगा वो सारा पश्चिम बंगाल में ही जाएगा, चाहे वो नेशनल पार्क हो या फिर आपका बांध परियोजना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो लूनी नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। लूनी नदी जो है अरावली के नाग पर्वत से निकल के कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है, ठीक है। बाकी महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। लेकिन लूनी नदी जो है वो कहीं गिरती नहीं है। लूनी नदी अरावली के नाग पर्वत से निकलकर और कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है? ये आपको बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही दिलाता है, यानी कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और सभी मंत्रिमंडल को भी राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। तो ये किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 75 के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 75 के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व का कौन सा देश जनवरी 2020 में अत्यधिक घातक कोरोना वायरस से प्रभावित रहा? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन रहा जनवरी 2020 में? तो ये हो जाएगा आपका चीन, ठीक है। चीन से जो ही है कोरोना वायरस निकला है, जिसे आप लोग जानते हैं चीन के वुहान शहर से। चीन के वुहान शहर से निकला है, तो इसीलिए इसे यहाँ पे चीन जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित था जनवरी 2020 में। जनवरी 2020 में तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा नहीं था कोरोना, लेकिन मार्च आते आते हमारे देश में लॉकडाउन लगाया जा चुका था 25 मार्च से। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मार्च से हमारे देश में कोरोना वायरस जो है सकारात्मक हो गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही, तो गाइस तारीख ए फिरोज शाही की रचनाकार कौन थे? निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये आपके थे जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी जो थे तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार थे, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये आपको बताना है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो था जो कि पारित हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, वो कब पारित हुआ था ये आपको बताना है। तो ये आपका पारित हुआ था 1856 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1856, ठीक है। 1856 में पारित हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। और यह 25 जुलाई, यहाँ पे डेट भी दिया गया है कितना, 25 जुलाई, ठीक है। 25 जुलाई 1856 में लागू हुआ था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति कहाँ से ली गई है? किस देश से ली गई है ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी अमेरिका के संविधान से, अमेरिका देश से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1956 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1950 में, यहाँ पे सॉरी 1950 लिखा हुआ है। 1950 में आपका गणतंत्र दिवस जब हुआ था, यानी कि 1950 में, जो कि 26 जनवरी हुआ था, जो कि 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस मनाने की जो स्थापना हुई थी वो 1950 से ही हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1950 से भी हम गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं। यानी कि पहले गणतंत्र दिवस से में हमारे मुख्य अतिथि कौन थे। तो हम पहले जो थे वो हमारे राष्ट्रपति सुकड़ो थे, ठीक है। राष्ट्रपति सुकड़ो थे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति सुकड़ो जो थे पहले, और ये इंडोनेशिया के थे। कहाँ के थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकड़ो, ठीक है। राष्ट्रपति सुकड़ो थे, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो आपका प्रारंभ हो जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये आप लोग जानते होंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा भारत का वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था किस अधिवेशन में। तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित हुआ था। याद रखिएगा, 1929 का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। गाइस, मैं जब टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को सभी चीज़ें पढ़ाऊंगा, आपको सभी अधिवेशन के बारे में, हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। तो आप लोग जो है आपके एग्ज़ाम हो जाने के बाद भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। हम ज्योग्राफी का मैंने स्टार्ट किया था, तब तक आपका एग्ज़ाम आ गया था, इसलिए मैंने ज्योग्राफी को बीच में छोड़ दिया है। तो मैं ज्योग्राफी का भी फिर से स्टार्ट करूँगा। और गाइस, एसएससी एमटीएस आपका ऑनलाइन होने वाला है आज से, तो आप लोग एसएससी एमटीएस को भी आप लोग ज़रूर फिल कर लीजिएगा। और इससे संबंधित जितने भी आपके मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है, सब कुछ मैं आपको करा दूंगा। आपकी तैयारी कराने की पूरी जिम्मेवारी मेरी होगी। आपको मैथ के, रीजनिंग के, जीके के और यहाँ पे इंग्लिश के सारे चीज़ों का तैयारी मैं करा दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग जो है, जो लोग सोचते हैं कि मेरा इंग्लिश ठीक नहीं है, मैं एमटीएस अप्लाई नहीं करूंगा, तो उन लोगों को मैं खास करके कहना चाहता हूँ कि आप लोग एमटीएस जरूर अप्लाई कीजिएगा। और आपके तैयारी करने के लिए आपका भाई अभी यहाँ पे आपके चैनल पे मौजूद है। तो आप लोग अपने चैनल के साथ बने रहिएगा, और आपका एग्ज़ाम हो जाने के बाद भी कंटिन्यू रहिएगा, और एसएससी एमटीएस की तैयारी करने के लिए जुड़ जाइएगा, और एमटीएस को अप्लाई जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं कि कल्प योजना संबंधित है। जो कल्प योजना है किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो कल्प योजना जो है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्प शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा से, ठीक है। कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से। 30वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि राज्य शासन का सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो राज्य शासन की सबसे छोटी इकाई आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो ग्राम पंचायत है वो सबसे छोटी इकाई है हमारे राज्य शासन का, ठीक है। आगे चलते हैं राज्य प्रशासन का। जिला में पंचायती राज्य प्रणाली का सर्वोच्च संस्था होती है। तो जिला में, तो ये तो मैं बता दिया था कल ही कि जिला परिषद होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिला में पंचायती राज का सबसे बड़ी जो सर्वोच्च संस्था होगी वो जिला परिषद होगी। और 32वां क्वेश्चन अगर आप लोग देख सकते हैं, तो पेनिसिलिन किसे सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है। तो पेनिसिलिन जो है किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो पेनिसिलिन जो है कवक से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल है। तो कुल कितने संरक्षित जैवमंडल है भारत में दोस्तों। तो टोटल 18 संरक्षित जैवमंडल है भारत में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पुस्तक द टेस्टामेंट्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो द टेस्टामेंट्स काफ़ी फेमस पुस्तक हुई थी दोस्तों उस टाइम में। ये थे आपके मार्गरेट एटवुड, जो कि इनके लेखक थे, ठीक है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज के जो संस्थापक थे वो थे आपके राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय जो थे हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग की निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा मोटर सही है।
विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सॉरी, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला चीज़ कौन सा है? मोटर है। आप लोग मोटर को बिजली से कनेक्ट करिएगा तो वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके हमारा काम करता है। जैसे कि हमें पंखा चला देता है हमारा, जैसे कि हमारा मिक्सर ग्राइंडर चला देता है, जैसे कि हमारे जो खेत में सिंचाई वाला होता है ट्यूबवेल, वो चला देता है। ये चीज़ें होती हैं। और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा डायनोमो, ये भी बिल्कुल सही है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा डायनोमो सही है। और डायनोमो हमारा जनरेटर हो गया, आप लोग जानते हैं। और आगे देख सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा विद्युत सेल, तो ये तो गलत है दोस्तों। ये होगा क्या? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जो होगा वो होगा विद्युत सेल, ठीक है। और ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा ईंधन, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सबसे गलत है, गलत मिलान है। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए क्या सही होगा? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत सेल में परिवर्तित होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 37वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है सुंदरवन डेल्टा के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो ये बिल्कुल सही है। और इसे डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ये भी बिल्कुल सही है। सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है यहाँ पे। और ये जो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, वो जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 38वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, ये आपको बताना है। तो ये टोटल 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो शुंग वंश के बाद किसने भारत पर राज्य किया? तो शुंग वंश के बाद यहाँ पे कण्वा यानी कि कण्व वंश ने राज किया था भारत पे। और 40वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहाड़ों में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को आपस में जोड़ते हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जो है किसको आपस में जोड़ते हैं? तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है उसे आपस में जोड़ते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। तो बस ये आज के टॉप 40 क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए। आगे एक प्रैक्टिस सेट में और ला दूंगा आज शाम तक, तो उसे भी आप लोग जरूर देख के जाइएगा आपके एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।